नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन जो बिजली के बिना चलती हो। एक ऐसी कंक्रीट की जिसमें सीमेंट ही नहीं है बल्कि क्या है, गुड़ है, दाल है, दही है, इन सब का इस्तेमाल हुआ है। और आज हम इस दौर की बात कर रहे हैं जब दुनिया के पास गूगल मैप्स भी नहीं थे। फिर भी उनकी इमारतों में सीमेंट्री यानी कि समरूपता इतनी सटीकता से दिखाई देती है कि आज के लेजर टूल्स भी फेल हो जाते हैं उनके आगे। ताजमहल की मीनारें सीधी नहीं बल्कि हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भूकंप आए तो भूकंप आने पर भी ये जो मुख्य गुंबद है उन पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरे। ये सिर्फ पत्थर नहीं है दोस्तों, ये इंजीनियरिंग का एक विशेष जादू है, मैजिक है। और आज हम पत्थरों की इसी खामोशी जुबान को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मुगल वास्तुकला पत्थरों में लिखी इबारत की कहानी, और आज हम यहाँ पर मुगल कालीन वास्तु कला जो स्थापत्य कला है, जो आर्किटेक्चर है, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने मध्यकालीन में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के दौरान की चीज़ों को पढ़ा था। अब हम इसमें मुगल कालीन स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। और आप सबको बता दूं मैं, ये आपका लेक्चर 10 है, यानी कि 9 लेक्चर्स आपको अब तक मिल चुके हैं। जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो उनको जाके ज़रूर देखें। बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मुगल कालीन स्थापत्य की बात की जा रही है, इनको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस लिए ये महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्टिंग में समझा पूरी कहानी को। आप देखेंगे कि मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय, फारसी, इस्लामिक शैलियों का बहुत खूबसूरत मिश्रण जो है देखने को मिलता है। और उसमें से कई सारे उदाहरण, जिसमें से विशेष उदाहरण जिसको लव जो है कहा जाता है आर्किटेक्चर, जो है जो आपका ताजमहल है। ठीक है, बहुत बहुत सारी भव्य इमारतें इसके दौरान मिलेंगी, मकबरे मिलेंगे, बागों का निर्माण किया गया। यानी कि बेसिकली जैसे हमने गुप्त कालीन में मंदिरों का स्वर्ण युग समझा था, उसी प्रकार से मुगल काल में इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ की जब इमारतों को आप देखेंगे, और यहाँ मुगल कालीन स्थापत्य कला की कुछ विशेषताएं हैं जिनको सबसे पहले पढ़ लेते हैं ताकि बाकी के आर्किटेक्चर को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। स्पष्ट है? चलिए, मुझको विशेषताओं में जैसे मेहराब और गुंबद आपको विशेष तौर पे देखने को मिलेंगे। अभी हम पिक्चर्स के थ्रू आगे समझेंगे तो टेंशन मत लेना है। ठीक है, मेहराब और दोहरे जो गुंबद है वो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर आपको देखेंगे पूरी मुगल कालीन स्थापत्य कला के दौरान। यहाँ पर ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का, भाई संगमरमर का जो आपका ताजमहल है उस प्रकार के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआती दौर में लाल बलुआ पत्थर जब शासक आए, बाबर हो गए, हुमायूं हो गए उस दौरान काल में, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे बाद में क्या है, सफेद संगमरमर शाहजहां के समय से बहुत खूबसूरती से इसका उपयोग होने लगा। वहीं पितृदूरा, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, कि संगमरमर पर कीमती पत्थरों और रत्नों की जड़ाई की गई। आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ताजमहल में आप देखेंगे व्हाइट कलर में, जैसे ये गुंबद इस प्रकार से बना, उसमें व्हाइट कलर में देखेंगे कई सारे फूल, पत्तियां इत्यादि बने हुए। पितराधुरा ये कहते हैं, इसमें नगीने वगैरह जड़े हुआ करते थे, अब तो खैर चोरी हो गए वो। ठीक है, चारबाग शैली यहाँ पर इमारतों के, यानी कि जो इमारत बनी हुई है उसके चारों ओर सुंदर सुंदर बगीचे, नहरें और फव्वारे बनाए जाते थे। बेहद खूबसूरत है, पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। जालियां होती हैं यहाँ पर, आप देखेंगे इस समय काल की जो भी जो आर्किटेक्चर बनाया गया उसमें जालियां, यानी कि पत्थर को काट कर बनाई गई बारीक और सुंदर नक्काशी खिड़कियां बनाई गई हैं। हमने ताजमहल के अंदर भी देखा था। मैं ताजमहल क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा कनेक्टेड सा जो है आपके दिलों में बैठा हुआ एक जो खूबसूरत नगीना है ये ताजमहल, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। उसमें आप देखेंगे जैसे जालियां देखिए पत्थर की कटी हुई हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया ना। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बार और आपको जो है यहाँ के शासकों से रूबरू करा देते हैं कि उस शासक के शासन काल में किन चीज़ों का निर्माण कराया गया, उन शासक का क्या योगदान रहा, किस प्रकार की विशेषताएं हमें उनके शासन काल के दौरान उस आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए शासक के नाम दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर शासक के नाम है, इनके योगदान, विशेषताएं, उनकी कुछ इमारतें। ध्यान से देखिएगा, इसको भी देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी, आगे के लेक्चर को सुचारू रूप से समझ पाएंगे। जैसे बाबर आए सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारत में चार बाग पद्धति की शुरुआत की। किसने? बाबर के शासनकाल में। ठीक है, 1526 से लेके जब आप देखेंगे 1530 के अराउंड बीच में। हाँ, तो इनका जो है संस्थापक थे, उस समय पे साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका शासनकाल जो है बहुत छोटा रहा है, लेकिन उन्होंने काबुली बाग मस्जिद जैसे पानीपत में, जामा मस्जिद आपका संभल में, ये आपके पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये निर्माण कराया।
इसके बाद हम हुमायूं पे आते हैं। हुमायूं पे आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके शासनकाल में देखेंगे शैली में फारसी प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिला है। यानी कि हुमायूं का जो मकबरा बना है दिल्ली में, इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता था। ठीक है, हुमायूं के समय में। और इनका शासनकाल 530 से लेकर लगभग 556 के बीच में रहा है। ठीक है, इतिहास पढ़ते होंगे तो उसमें हमने सब चीज़ों को कवर किया होगा। अकबर के शासनकाल में क्या था, उन्हें क्या योगदान दिया उस समय आर्किटेक्चर में? लाल बलुआ पत्थर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया और हिंदू मुस्लिम शैलियों का मेल है ना, इंडो इस्लामिक जैसे हमने पढ़ा था, उसका बहुत खूबसूरत मेल इनके शासनकाल में दिखता है। जैसे कौन कौन से उदाहरण हैं अकबर के समय के? फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, बुलंद दरवाजा इत्यादि। ठीक है, इसके बाद जहांगीर के समय शासनकाल में बागों और चित्रों में बहुत ज्यादा ये रुचि रखते थे और संगमरमर का भी इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे कौन कौन से उदाहरण है उनके समय काल की इमारतें? कौन सी? एतमादुद्दौला जो है इनका मकबरा, शालीमार बाग जो आपका श्रीनगर में अवस्थित है। ध्यान रखना है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं बार बार कहती हूँ मुझे मैसेज कर दिया करिए, इसका पीडीएफ के लिए याद दिला दिया करिए, मेरे टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। बच्चे बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से भटकते हुए आते हैं, फिर कहते हैं मैम पीडीएफ नहीं मिल रहा। तो आइए संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर फिर से इसको जो है रिन्यू तरीके से, नए तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आर्ट एंड कल्चर को। शाहजहां की बात की जाए तो मुगल वास्तुकला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, भव्यता और संगमरमर की काफी प्रधानता हमें इस शासनकाल में इनके समय पे देखने को मिलती है और हम इसको बहुत खूबसूरती से अभी पढ़ेंगे, जैसे कि आपका प्यारा ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और फिर जामा मस्जिद। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल के समय में, औरंगजेब का शासनकाल जब हम देखेंगे अभी और डेप्थ में इसको अभी हम पढ़ेंगे, उसमें स्थापत्य कला में गिरावट देखने को यहाँ पर आने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर जब आप देखेंगे आते आते यहाँ पर बहुत खूबसूरती दिखाई दे रही है। जैसे ही एंड में आएंगे बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे सादगी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा, जैसे कि बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है। ये किस शासनकाल की बात हो रही है? औरंगजेब के शासनकाल के समय को। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको क्विकली रिवाइज कर सके एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, अब यहाँ पर बाबरकालीन स्थापत्य कला की जो बात की जा रही है, देखिए 1526 से लेकर 1530 तक मुगल साम्राज्य का ये संस्थापक रहे हैं और इनका जो शासनकाल है बहुत छोटा रहा है। सुनने में समझ आ रहा है? वे युद्धों में इतने ज्यादा व्यस्त रहे हैं, फिर भी इन्होंने क्या किया कि भारत में आर्किटेक्चर की एक बहुत खूबसूरत नींव रखी और ये बड़े प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे, प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए इन्होंने इमारतों के साथ साथ बागों पर भी यहाँ पर जो है इस कल्चर को इजाद दिया और यहाँ पर जन्म दिया और उनको बनवाया वहां पर। जैसे बाबर ने पानीपत, अयोध्या और रुहेलखंड में मस्जिदों का निर्माण कराया। ये पीटी के लिहाज से ध्यान में रखना और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। बाबर बगीचों का शौकीन थे, जैसा कि मैंने बताया। इन्होंने ज्यामितीय आधार पर लाहौर के शालीमार बाग, कश्मीर के निशात बाग, कालका के निकट पिंजौर बाग और आगरा के निकट आरम बाग का निर्माण कराया है। ठीक है, बाबर के समय पे किसी इमारत का निर्माण नहीं किया गया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बगीचों इत्यादि का निर्माण कराया था। बाबरकालीन स्थापत्य कला की कुछ मुख्य विशेषताएं हमने स्टार्टिंग में शॉर्ट में समझा, इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि चारबाग शैली का। अब चारबाग शैली मैंने बताया कि ज्यामितीय विधि जो है, इससे बाग लगाने की परंपरा इन्होंने शुरू की और बाग को चारों समान भागों में नहरों के द्वारा यहाँ पर बांटा जाता था। ठीक है, बहता पानी पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने, शांत पानी के बजाय बहता हुआ पानी यानी कि फाउंटेन्स पर ज्यादा बनवाने पर ध्यान दिया। सांस्कृतिक मिश्रण अगर देखें तो इनकी इमारतें जो बाबरकालीन इमारतें हैं, इसमें मध्य एशिया यानी कि तैमूरी शैली की झलक दिखाई देती। भाई व्यापार भी तो चल रहा है ना साथ साथ में, देश के और हिस्सों में और वहां पर भी तो व्यापार चल रहा है, तो अलग हिस्सों के जो लोग आएंगे, जो चीजें होंगी, उनका भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा उनके संस्कृति में, तो उसका भी मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ देखिए चार बाग पद्धति पर देखिए, बागों को बनवा के फव्वारे बनवाना, बीच में इस प्रकार से चारों ओर से उनको घेर लेना, कितना खूबसूरत तरीके से बनवाया गया। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुमायूं कालीन स्थापत्य कला की बात करते हैं। यानी कि हुमायूं का जो शासनकाल था वो 530 से लेकर 556 के दौरान आपको देखने को मिलता है, जिसमें राजनीतिक उथल पुथल के साथ और निर्वासन यानी कि एग्जाइल से भरा हुआ है, और जिसके कारण क्या हुआ, उसे भव्य इमारतें बनाने का बहुत ज्यादा समय मिला ही नहीं। हालांकि हुमायूं के समय की अगर हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें ईरानी यानी कि फारसी इफेक्ट हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसके आगे चलकर अकबर और शाहजहां की कला को भी आधार प्रदान किया, उसको भी अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे हुमायूं ने जो दिल्ली में दिनपना नामक नगर की नींव रखी, लेकिन बाद में इसे पूरा नहीं करा पाया और इसे पुराना किला के नाम से जाना जाता है, जो कि शेरशाह ने इस महल को नष्ट कर दिया था बाद में। ठीक है, इसके बाद हुमायूं के काल में फारसी शैली का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, हमने समझा अभी। ठीक है, इसमें ईरानी शैली का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। आगरा और फतेहाबाद में उसे 2 मस्जिदों की निर्माण कराया। ठीक है, 2 मस्जिदों का निर्माण कराया।
इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं, जैसे हुमायूं कालीन समय की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि दोहरा गुंबद हमने देखा, पहली बार पूरी तरीके से विकसित दोहरा गुंबद का प्रयोग कहाँ मिलता है? हुमायूं के शासनकाल में मिलता है। ठीक है, चारबाग पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया क्योंकि बाबर के समय से चलता आ रहा था। ये मकबरा एक विशाल चारबाग के केंद्र में स्थित होता था। ताजमहल का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखेंगे इसकी बनावट, इसकी गुंबद, इसकी बाग शैली को देखकर के बाद ही ताजमहल का खाका तैयार किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि हुमायूं के शासनकाल में इनकी जो वास्तुकला थी, इस पे ईरानी प्रभाव इतना दिखाई देता है कि इसको आगे चलकर आप अकबर और शाहजहां के कला को भी आधार का बेस मानते हैं। ठीक है, उनकी आर्किटेक्चर का बेस मानते हैं। सामग्री क्या यूज करते थे इनके शासनकाल के समय पर? जैसे इसमें लाल बलुआ पत्थर के साथ सफेद संगमरमर का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ओवरऑल समझा कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में किन किन प्रोडक्ट्स का, चीजों का यूज हुआ है। इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे बाबर आए, हुमायूं आएंगे, शेरशाह सूरी आएंगे, तो उनके शासनकाल में भाई उन्होंने क्या विशेषता जो है चीजों का उपयोग किया। वास्तुकार अगर आप इस समय में देखेंगे, किनके समय की बात कर रहे हैं हम? हुमायूं के समय की। ठीक है, इसका नक्शा जो है फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियाथ ने तैयार किया था, जो भी यहाँ पर मकबरे इत्यादि बने हुए हैं। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल के दौरान। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। शेरशाह कालीन स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था 1540 से लेकर 1545 का शासनकाल था, ये भले ही 5 वर्ष का शासनकाल था, लेकिन आर्किटेक्चर, वास्तुकला की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये काल जो है वो मध्यकालीन वास्तुकला का संक्रमण काल कहा जाता है। यानी कि इसने लोदी शैली यानी कि सल्तनत काल की सादगी और मुगलों की आने वाली भव्यता के बीच एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया था। ठीक है, जिसको अभी हम पिक्चर्स के थ्रू समझ रहे हैं और लेक्चर के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर शेरशाह ने बिहार के सासाराम में स्वयं के मकबरा बनवाया। ठीक है, ये मकबरा अष्टभुजी आकार का था, आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसने किलाए कोहना नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया। ये नाम याद रखने हैं, रट लेने हैं। शेरशाह द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जीटी रोड जिसको हम बोलते हैं, उसका भी निर्माण कराया था। किसने? शेरशाह के समय में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इनकी विशेषता देखते हैं, किस प्रकार का आर्किटेक्चर रहता था। स्थापत्य तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करते थे, मजबूत और विशालता पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, कोमल होने के बजाय ये शक्तिशाली और ठोस दिखाई देती थी इनके शासनकाल की जो भी आर्किटेक्चर रहता था। अष्टकोणीय योजना पर इन्होंने ज्यादा विशेष ध्यान, यानी कि मकबरों के निर्माण में अष्टकोणीय शैली को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा। यानी कि निष्कर्षतः हम समझते हैं शेरशाह सूरी ने लोदी शैली के दोषों को यहाँ पर दूर कर दिया और एक ऐसी आधारशिला रखी जिस पर बाद में अकबर ने अपनी महान इमारतों का निर्माण करवाया। अब हम अकबर के शासनकाल को समझेंगे कि मुगल स्थापत्य काल का जो है निर्माण काल माना जाता है अकबर के शासनकाल को। ठीक है, तो अकबर के स्थापत्य कला को हम यहाँ समझते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में समझिए। ये जो है 1556 से 1605 के बीच में मुगल स्थापत्य कला का जो है निर्माण काल ये समय माना जाता था। और अकबर ने स्थापत्य कला में न केवल विशालता को अपनाया, बल्कि उसमें हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे फारसी शैलियों का एक सुंदर मिश्रण उन्होंने पेश किया अपने स्थापत्य कला के थ्रू। ठीक है, अकबर कालीन स्थापत्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन का व्यापक प्रयोग किया और सहिष्णुता की झलक, जैसा कि हिंदू बौद्ध और हमने देखा, सहिष्णुता की झलक भी उनके वास्तुकला में हमें बहुत स्पष्टता से जो है दिखाई देती है ना, तो बहुत स्पष्टता से दिखाई देती है। एक सेकंड रुकिए, बस मैं अपना ये चार्जर इसमें कनेक्ट कर दूं लैपटॉप में, अदरवाइज ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ अकबर कालीन स्थापत्य कला में ये वास्तविक शुरुआत हमें देखते हैं मुगल काल की यहाँ से देखने को मिलती है। और इन्होंने भवन निर्माण में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया, इसके साथ साथ कहीं कहीं इन्होंने सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया है। अकबर के स्थापत्य काल में फारसी शैली के साथ साथ बौद्ध और हिंदू परंपरा का भी सम्मिश्रण देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, भवन निर्माण में शहतीर का प्रयोग करने को देखने को मिलता है। हुमायूं का मकबरा हो, आगरा का किला हो, फतेहपुर सीकरी हो, अकबर के काल में ये सभी निर्मित कराए गए हैं। तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा आगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अकबरकालीन स्थापत्य कला की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। जैसे शैलियों का संगम हमें देखने को मिलता है। इन्होंने राजपूत शैली हो या फिर ईरानी की फारसी शैली हो, उन वास्तुकला
वास्तुकला को मिलाकर एक नई शैली का जन्म दिया, मिश्रित शैली विकसित की। किसने? अकबर के समय में। स्तंभों का प्रयोग हमारे मंदिरों में होता था। इमारतों में मेहराबों के साथ साथ हिंदू शैली के नक्काशीदार स्तंभ हो या फिर शैती के भीम हो, उन सब का प्रयोग किया। ठीक है। लाल पत्थर, इमारतों के निर्माण में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का भी अकबर ने प्रयोग करवाया, जिसमें सफेद संगमरमर की सजावट भी देखने को मिलती है, सजावट के रूप में प्रयोग किया। किलाबंदी, अकबर ने साम्राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई विशाल किलों का भी निर्माण कराया था। ये भिन्नता आपको बाकियों से भिन्न देखने को मिलती है अकबर के शासनकाल में। ठीक है। अब हुमायूं का मकबरा की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हुमायूं के मकबरे की बात करूं तो हुमायूं का मकबरा जो है अकबर के शासनकाल में दिल्ली में बनवाया गया, और ये मकबरा हुमायूं की विधवा हाजी बेगम की देखरेख को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इस मकबरे में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, सफेद संगमरमर की नक्काशी भी की गई, और फारसी वास्तुकार कौन थे? मलिक मिर्जा गयास बेग के द्वारा इस मकबरे का जो है स्ट्रक्चर तैयार करवाया गया था। ठीक है। अष्टभुजी स्वरूप में इस मकबरे का निर्माण किया गया, और हिंदू वास्तुकला की जो पंचरथ संरचना है ना, इसकी प्रेरणा से ही इसको बनवाया गया था। ठीक है। और सासाराम में बने जो शेरशाह के मकबरे से प्रेरित होकर इन्होंने इस मकबरे के ऊंचे चबूतरे पर, मंदिर भी तो देखिए धीरे धीरे ऊंचे चबूतरे पर बनते थे ना, उसी तरह से इन्होंने भी बनवाया। छज्जे और छतरियां भी भारतीय शैली से प्रेरित होकर इन्होंने बनवाई। मकबरा जो है वर्गाकार बगीचे के केंद्र में अवस्थित था, बीच में, और जिसे जल नलकियों के द्वारा बटे हुए 4 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है। अब कुछ वस्तु शिल्प की जो विशेषता है, जैसे दोहरा गुंबद, ये दोहरा गुंबद वाली ये पहली बड़ी इमारत यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये तकनीक जो है गुंबद को बाहर से ऊंचा भव्य दिखाती है, जबकि अंदर से छत को संतुलित रखती है। ठीक है। 4 भाग पद्धति इनमें भी देखने को मिलती है। पहला बड़ा उदाहरण हमें बगीचे के रूप में भारत में देखने को मिलता है मकबरा बनाने का। सामग्री की बात की जाए तो इन्होंने किन सामग्री का इस्तेमाल करवाया? जैसे लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, और किनारों और सजावटों के लिए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल इन्होंने किया। ऊंचा चबूतरा बनवाया। मुख्य मकबरा जो है एक बड़े ऊंचे और विशाल चबूतरे पर बने, जिसके चारों ओर मेहराबदार कमरे भी बनाए गए थे। किसके शासनकाल की बात हो रही है यहाँ पर? हुमायूं के समय के शासनकाल की। ठीक है। अब जहांगीर कालीन स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो इनका शासनकाल भी लगभग 1600 लगभग 5 से आप देखेंगे 1627 तक मेरे ख्याल से जो है रहा था। और इनका जो शासनकाल है मुगल स्थापत्य कला के इतिहास में क्या कहा जाता है इसको? ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि संक्रमण काल कहा जाता था। माना जाता है कि जहां अकबर को विशाल किलों और इमारतों का शौक था, वहीं जहांगीर की रुचि चित्रकला और प्रकृति यानी कि बाग बगीचों में ज्यादा थी। ठीक है। जहांगीर के समय में आप देखेंगे कि स्थापत्य कला में पत्थर की जगह संगमरमर का प्रयोग ज्यादा बढ़ गया था, और सजावट जो है बहुत बारीकी आई थी सजावट में। आइए उसको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने वास्तुकला की जो है अवनति हुई यहाँ पर, और कला और चित्रकला पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया। और लाहौर में मोती मस्जिद आप देखेंगे, सिकंदरा में अकबर का मकबरा देखेंगे, लाहौर में खुद के लिए इन्होंने मकबरे का निर्माण कराया था। और प्रकृति प्रेमी होने के कारण इन्होंने कई सारे बगीचों का निर्माण, जैसे कि कश्मीर में शालीमार बाग बहुत खूबसूरत है, आपने देखा होगा। जहांगीर के शासनकाल में उनकी पत्नी जो है नूरजहां ने अपने पिता एतमद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया, और फिर जिस पर सफेद संगमरमर का प्रयोग भी किया था उन्होंने। ठीक है। यहाँ पर देखिए एतमद्दौला जो मकबरा है इनकी पत्नी ने बनवाया, वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद शाहजहां कालीन स्थापत्य कला में हम आगे बढ़ते हैं, तो काफी स्थापत्य कला जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी इनके शासनकाल में। और शाहजहां के बारे में हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा। ओके, शाहजहां की अब जब बात करें, जहांगीर का हमने देखा, तो हम शाहजहां की बात कर लेते हैं। इनका शासनकाल लगभग 1627 से 1658 के बीच में रहा था। शासनकाल मुगल स्थापत्य का जो है स्वर्ण युग का कहा जाता है। शासनकाल शाहजहां के समय में गोल्डन एज का माना जाता है बेसिकली, जहां अकबर ने विशालता और मजबूती पर विशेष तौर पर जोर दिया। वहीं शाहजहां ने क्या किया कि भव्यता, सुंदरता और बारीकी पर बहुत ध्यान दिया। शाहजहां के समय में लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर ले ली। पहले क्या हो रहा था? लाल बलुआ पत्थर से बनाया जाता था, संगमरमर से उस पर जो है सजावट कर देते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब पूरा बनाया जाता है लाल बलुआ पत्थर की जगह संगमरमर से। कहां पर? शाहजहां के काल में। तो मेहराब की चाप को अधिक पढ़ने की यानी कि पॉलिएटेड बना दिया गया, आप देख सकते हैं। इस समय गुंबद पर फारसी शैली का प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है, और दोहरे गुंबद की बाहर से फूले हुए
ठीक है, पतली गर्दन, फूले हुए और पतली गर्दन वाले गुंबद बनाए गए यहाँ पर। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से प्रेरित होकर भवन निर्माण बनाए गए। बंगाली शैली की विशेषताओं को इसमें रखा गया। ठीक है, छानन युक्त छत रखे गए। मुड़े हुए कंगारू को मुगल कालीन स्थापत्य कला में शामिल किया गया। तो कई सारी कलाकृतियों को, अलग अलग विशेषताओं को इन्होंने इसमें समेकित किया, मिश्रित रूप से बनाया। और ज्यामितीय आकार की जालियों की जो है स्थान पर फूल पत्ती वाले आकार का अलंकरण भी किया, हम जिसको ताजमहल के दौरान पे समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शाहजहां कालीन स्थापत्य कला की यही संगमरमर का प्रयोग किया। पित्रादुरा हम अभी समझेंगे, जैसे पत्थरों की जड़ाई वगैरह करते थे, नीलम हो, अकीक हो, बड़े खूबसूरत नगीने का इस्तेमाल करते थे। बंगाली शैली के मेहराब यानी कि इमारतों में मुड़े हुए या फिर बक्राकार मेहराब जो होते थे, ठीक है, उनका प्रयोग किया। दोहरे गुंबद और ऊंची मीनारें बनाई, हमने देखा है इन सबको। ठीक है, उसमें नवीन इमारतें बनवाई और साथ ही आगरा और लाहौर के किले में अकबर के द्वारा बनाई गई इमारतों को तोड़कर नई इमारतों का निर्माण भी शाहजहां ने किया। उसने आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास और मच्छी भवन, शीश महल, ठीक है, अंगूरी बाग, झरोका दर्शन का स्थान, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली का लाल किला हो या फिर जामा मस्जिद, इनका निर्माण भी किसने? शाहजहां ने करवाया। ठीक है, शाहजहां ने लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण कराया और शाहजहांबाद नगर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, ये देखिए उसके कुछ अंश यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो और जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल में इन्होंने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम या फिर मुमताज बेगम जिसको कहते हैं उनकी याद में बनवाया। यमुना के तट पे हम देखेंगे सफ़ेद संगमरमर आगरा में बनवाया गया। ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बनवाया गया है ना। इनकी आकृति अष्टभुजाकार थी और पित्रादूरा तकनीक वही नगीनों से, चाहे वो नीलम हो चाहे पन्ना हो, उन सबसे जड़वाया था। अलंकरण करा और जालीकार और सुलेखन का भी काम कराया। चार बाग शैली भी इसमें देखने को मिलती है। इसमें ईरान, मध्य एशियाई, भारतीय वास्तुकला का बहुत खूबसूरत मिश्रण हमें ताजमहल के अंदर देखने को मिलता है। देखिए चार बाग पद्धति पे बनवाया, बीच में झरने भी बनवाए, इस प्रकार से गुंबद है और भारतीय शैली का भी इन्होंने कहीं कहीं इस्तेमाल किया, कलश और इत्यादि को यहाँ पर स्थापित किया। ठीक है, तो सारा मिश्रण हमें ताजमहल के अंदर बहुत खूबसूरती से देखने को मिलता है सेवन वंडर्स में। इसके बाद हम शासक, उनकी प्राथमिक सामग्री, कुछ फोकस देख सकते हैं। जैसे अकबर ने लाल बलुआ पत्थर, मजबूती और मिश्रितता पर ध्यान दिया। वहीं शाहजहां ने सफेद संगमरमर, कोमलता, सुंदरता और विलासिता पर ध्यान दिया। अब औरंगजेब की बात करें अगर हम, तो औरंगजेब जो है उनका शासनकाल अगर हम देखेंगे 1658 से 1707 का शासनकाल जो है, मुगल स्थापत्य का हम कहते हैं कि पतन का काल ये शुरू हो जाता है। और औरंगजेब क्या है? एक कट्टर और मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाले व्यक्ति थे, बहुत कम खर्च करने वाले शासक थे, जिनकी रुचि भव्य इमारतों की बजाय किन में ज़्यादा रही? धार्मिक कार्यों और साम्राज्य विस्तार में ज़्यादा थी। और यही कारण है कि औरंगजेब के समय में स्थापत्य कला में वो जो भव्यता है, वो जो है वो हमें नहीं दिखाई देती, वो सजीवता नहीं है जो शाहजहां के काल में उससे पहले दिखाई देती थी। ठीक है, अब पतन की ओर है, तो शासनकाल में मुगल कालीन अवनति हुई, साथ ही भवनों के स्तर में भी हमें गिरावट देखने को मिली। सीधी सी बात है, अब जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं तो वो क्यों बनवाएंगे? उसने स्थापत्य कला और विकास में विशेष रुचि नहीं ली। इमारतों में निम्न स्तर का अलंकरण देखने को मिलता है। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने रविया उद्दौली दौरानी का मकबरा और लाहौर की बादशाही मस्जिद का भी निर्माण कराया। ठीक है, विशेषता क्या है? सादगी और धार्मिकता पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया। ठीक है, कीमती पितृदुरा का प्रयोग बहुत कम से कम इन्होंने किया। कला में गिरावट देखने को मिली, बोझिल और प्रभावहीन हमें देखने को मिली। सामग्री का बदलाव हुआ, अब संगमरमर का प्रयोग कम हो गया और चूने और प्लास्टर का प्रयोग यहाँ पर शुरू हो गया। आर्थिक तंगी के कारण, निरंतर युद्ध के कारण राजकोषीय खाली हो जाता था, जिससे नई और बड़ी इमारतों के लिए धन कि बसता ही नहीं था भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर इनके कुछ आर्किटेक्चर है। इसके बाद उसी दौरान पे हम देखेंगे और प्रांतीय स्तर पर कुछ आर्किटेक्चर चल रहे थे, जैसे राजपूत शैली उस दौरान में थी। भारत के उत्तर पश्चिम भागों में ये शैली मुख्य रूप से प्रचलित हो रही थी। उस समय के राजपूतों की स्थापत्य की मुगल शैली से भी प्रभावित था और राजपूतों ने भव्य किलों, महलों का भी निर्माण कराया और राजपूतों ने लटकती हुई बालकनी की अवधारणा भी प्रचलित की थी और मेहराब के आकार में कार्निस को इस प्रकार निर्मित किया कि छाया धनुष का आकार जो है ग्रहण कर रही थी, जिसमें हिंदू इस्लामी परंपराओं का समन्वय बहुत खूबसूरत तरीके से, जैसे जयपुर का हवा महल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हवा महल हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया है? आई होप सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गई हूँ, क्योंकि सबको बहुत स्पष्टता से पढ़ा दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो दिखा देती हूँ। यहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें आप देखेंगे कई सारे कोर्सेज, चाहे वीकली मैपिंग, करंट अफेयर्स जो बेस्ड वीकली मैपिंग होती है वो हर संडे को शाम को 7 बजे, उसकी प्लेलिस्ट भी है, अभी इसी हफ्ते से शुरू किया गया है। आर्ट एंड कल्चर की सारी प्लेलिस्ट है, जो भी जियो पॉलिटिकल टॉपिक है उनकी प्लेलिस्ट है। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स, जो बेसिक इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स होता है, जिसको मोस्टली बच्चे नहीं जानते, उनको यहाँ पर दिया गया है ताकि वो निरंतर पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आ रहा है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे शॉर्ट्स इत्यादि भी रेगुलर बेस पे आपको मिलते हैं, उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। भाई 1 मिनट में क्या जानने का प्रयास कर सकते हैं, वो बेहतर तरीके से आपको मैप हो कुछ भी हो उसके थ्रू समझ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और भी लाए जा रहे हैं, जैसे कि हर सैटरडे को अब वीकली करंट अफेयर्स लाया जाएगा जो प्रीलिम बूस्टर होगा, जिसमें चाहे इकोनॉमिक्स हो, इकोलॉजी हो, साइंस एंड टेक हो, ज्योग्राफी हो, जो कि यूपीएससी के सिलेबस की डिमांड के अकॉर्डिंग जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते प्रश्न होंगे, टॉपिक होंगे, उनको वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा एवरी सैटरडे शाम को 7 बजे। ट्यूसडे सैटरडे तो आपका शाम को 6 बजे जो है आएगी क्लासेस, तो वो तो हम देखेंगे ही। ठीक है, ट्यूसडे और सैटरडे जो क्लासेस आएंगी आपको शाम को 6 बजे वो तो रहेंगी आर्ट एंड कल्चर की। इसके साथ साथ आप देखेंगे पुराने जो मैं पढ़ाती थी लेक्चर्स जब मैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप चाहें तो वहाँ से सोसाइटी भी अपना तैयार कर सकते हैं, लेकिन अब मैं सोसाइटी का जो अपना टॉपिक होगा वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। पुराने में अगर तैयारी करनी है तो भी आप जाके यहाँ से देख सकते हैं पुराने वीडियोज़ भी, जिसमें मैंने आई दृष्टि की बुक हो, इस तरह से मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है कवर करा दी हैं, पहले भी पिछले 1.5 साल से कवर कराती आ रही हूँ, तो वो सब भी पढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए भी इस चैनल कटिबद्ध रूप से जो है आपके लिए लगा हुआ है। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है संकल्प से सफलता, आप ऐसे टाइप करेंगे संकल्प से सफलता तो इस प्रकार से चैनल खुल के आ जाएगा। जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट में बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे साथ निरंतर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।